तेज बारिश में बूढ़ी कावी अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई नई आई थी। वो बूढ़ी कावी तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है और वो बूढ़ी कावी के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर ढूंढ रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू। कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू? कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर वो जंगल छोड़कर चला आया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कौवे और गोरी कौवे के घर का पता जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर है। क्या बेटा, गोरी कौवी ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी कावी वहाँ से कालू कावे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ गया है? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। गोरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम खुद जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। निकम्मे कहीं के, कभी तो कोई काम कर लिया करो। इस समय भी न जाने कौन आ गया है सर खाने। फिर गोरी कावी गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे बुढ़िया, इतनी तेज बारिश में घर में आराम नहीं आता, यहाँ क्या कर रही है? बेटा, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ, घर तो ये कालू का ही है, मगर बुढ़िया तू तो बता, तुझे कालू से क्या काम है? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। मम्मा, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कालू बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हमेशा हमारे साथ रहोगी? बेटे, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या यही काली कौवी मिली थी? इससे तो सुंदर कौवी हमारे जंगल में थी। माँ जी, काली नहीं गोरी, गोरी नाम है मेरा और मैं अपने जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। हाँ हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। माँ, ये बैग में क्या लेकर आई हो? कालू, क्या हो सकता है बैग में? 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, वो भी पड़े हुए। फिर वो बूढ़ी कावी वो बैग खोलती है जिसमें बहुत सारे गहने थे। बेटा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। गोरी कवि की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। माँ जी, इतने गहने आपने कहाँ से चोरी कर लिए? काली कवि चोरी के नहीं है, ये मेरे अपने हैं। ये गहने मुझे कालू के पिता ने बनवा कर दिए थे, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखे हुए हैं। फिर कालू की माँ वो सारे गहने अलमारी में रख देती है। अगली सुबह हो जाती है। गोरी कवि अलमारी के पास खड़ी थी। क्या देख रही हो? ये गहने मेरे हैं, हट जाओ यहाँ से, कहीं चुरा तो नहीं लिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते कहीं मेरे गहनों की सफाई न कर देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना, मैं जानती हूँ तुम जैसी कवियों को। मेरी अलमारी को पंख मत लगाना। बूढ़ी सासू माँ जी, जब तुम मरोगी तो तब भी ये गहने मेरे ही होंगे। अरे काली कवि, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर गोरी कवि अपने कमरे में चली जाती है। कालू, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अब ये बूढ़ी माँ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं। अब तुम मुझे नया घर बनवा दो, मेरा गुजारा तुम्हारी माँ के साथ नहीं हो सकता। जब देखो वो बूढ़ी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। गोरी मेरी माँ है, अगर कुछ कहे भी तो सुन लिया करो। माँ है तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी माँ की चली कटी बातें। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गोरी से ज्यादा लड़ाई ना करना। बेटा, मैं कौन सी लड़ाई करती हूँ उस काली कवि से? उसकी नजर तो हर समय मेरे गहनों पर ही है।
कि कब मैं मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कौवी बाहर जाती है और अपनी सहेली नीली कौवी से सलाह करती है। नीली सहेली, मुझे कोई उपाय दो जिससे मेरी सास से मेरी जान छूट जाए। अलमारी में गहने सजा कर रखे हुए हैं, ना मरती है ना अपने गहनों को पंख लगाने देती है। गौरी, ये भी कोई मुश्किल काम है। उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाओ और वहाँ छोड़कर वापस चली आना। कोई चील उसे खा जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी तुम्हारी बुढ़ी सास से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी। मैं आज ही उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाती हूँ और वहीं छोड़कर वापस चली आऊंगी। फिर गौरी कौवी घर जाती है। माँ जी, चिड़िया ने हमारी दावत की है, हमें उसके घर जाना होगा। बेटी, दावत किस खुशी में? चिड़िया के यहाँ 2 अंडे हुए हैं, उसी खुशी में। हाँ, फिर तो जाना बनता है। फिर गौरी कौवी अपनी सास को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। अरे सासू माँ जी, मिठाई लेना तो मैं भूल गई। अरे बेटी, ऐसे खाली पंखों जाना अच्छा नहीं लगता। जाओ बेटी, जाकर तुम मिठाई ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं यूँ गई और यूँ आई, मगर आप यहाँ से हिलना नहीं, वरना आपको मुझे पूरे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी बेटी, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ। फिर गौरी कौवी अपनी बूढ़ी सास को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। शाम तक गौरी की सास वहीं बैठी रहती है। ये बहू सुबह से मिठाई लेने गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। फिर गौरी कौवी की सास को दूर से चिड़िया जाती हुई दिखाई देती है। गौरी की सास रानू चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया बूढ़ी कौवी की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये इलाका तो बहुत खतरनाक है। बेटी, मुझे यहाँ मेरी बहू ले आई थी। उसने कहा कि चिड़िया ने हमारी दावत की है। वो मिठाई लेने गई थी। मैं तो कब से अपनी बहू का यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, आपकी बहू का क्या नाम है? गौरी कौवी। गौरी कौवी है मेरी बहू। अच्छा माँ जी, तो अब समझ आया। वो गौरी कौवी बहुत चालाक है, वो आपको यहाँ ठिकाने लगाने आई होगी। फिर रानू चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया बूढ़ी कौवी को खाना देती है। माँ जी, ये लीजिए खाना, ये खाकर आप घर चली जाना। बेटी, एक आप हो जो मुझ जैसी बूढ़ी कौवी का इतना ख्याल रख रही हो। मैं तो इस जंगल में अपने बेटे की खातिर आई थी, मगर मुझे क्या पता था, और वो कौवी है कि मुझे मारना चाहती है। चिड़िया बेटी, अब मैं घर चलती हूँ, कहीं वो काली कौवी मेरे गहने न चुरा ले। अब ये गहने मेरे ही होंगे। अब तक कोई ना कोई चील उस बूढ़ी कौवी को तो खा ही गई होगी। पीछे से गौरी की सास भी घर पहुँच जाती है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ काली कौवी। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खा कर आ रही हूँ। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है चिड़िया। सासू माँ जी, मैं तो रास्ता भूलकर घर आ गई थी। कोई बात नहीं बेटी, बस मेरी अलमारी से दूर हट जाओ। मेरे गहनों को पंख मत लगाना, मैं ये किसी को नहीं देने वाली। गौरी कौवी फिर से अपनी सहेली नीली कौवी के पास जाती है। नीली, मेरी सास तो फिर से वापस घर में आ गई। मैं उसे पहाड़ों पर छोड़कर आई थी, लेकिन वो तो रात होने से पहले ही घर पहुंच गई। गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? उपाय और भी बहुत है। तुम ऐसा करो, ये जहर की बोतल ले जाओ। तुम ये जहर अपनी सासू माँ के खाने में मिला देना, किसी को मालूम भी नहीं होगा, और तुम्हारी सास से जान भी छूट जाएगी तुम्हारी। अब तो मेरी सास को मेरे पंखों से कोई नहीं बचा सकता। फिर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। सासू माँ जी, आज मैं आपके लिए अपने पंखों से खाना बनाऊंगी। क्या बात है काली कौवी, आज तो तू बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि गहने आज या कल तो मेरे ही होंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूंगी और आज से कभी मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। फिर गौरी कौवी खाना बनाने लगती है। सासू माँ जी, मटके में पानी नहीं है, आप जाकर नदी से पानी भर कर ले आओ। रास्ते में जाकर गौरी कौवी की सास को ख्याल आता है, ये काली कौवी तो ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करने वाली, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर बूढ़ी कौवी खिड़की में छुपकर देखती है। 3 कतरे जहर के मिला दिए, ये बहुत है उस बूढ़ी कौवी को मारने के लिए।
गौरी की सास उसे खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है। सासू माँ, मटका तो खाली है, क्या आप नदी से पानी नहीं लेकर आई? बेटी, नदी में पानी नहीं था, नदी सूख चुकी है। दूसरी नदी का मुझे पता नहीं, तुम खुद जाकर पानी ले आओ। ठीक है सासू माँ जी, आप खाना खा लो, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी की सास वो जहर वाला खाना फेंक देती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है काली कवि। जब गौरी कवि बाहर जाती है तो उसे एक चील देख लेती है। अरे काफी, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुझे तो खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चील को देखकर मिठू तोता जल्दी से गौरी कवि के घर जाता है। चाचा चील दी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। माँ जी, आपकी बहू को चील ने पकड़ लिया है। गौरी की सास जल्दी से घर से निकलती है और एक लाठी भी साथ उठा लेती है। चील गौरी कवि को खाने ही वाली थी कि गौरी की सास लाठी मारती है और चील दूर जाकर गिरती है। बहू, जितना दिमाग मुझे मारने के लिए लगाती हो, खुद को बचाने के लिए भी उतना लगा लिया करो। चलो बेटी, घर चले। सासू माँ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने हमेशा आपकी जान लेने की कोशिश की। फिर वो दोनों सास बहू घर चली जाती हैं। माँ, वो खाना कहाँ है जो मैं आपको देकर गई थी? जिसमें तुमने जहर मिलाया था, वो खाना तो मैंने बाहर फेंक दिया था। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। अगर बेटी सच में तुम ऐसा कह रही हो तो जाओ, अलमारी से वो गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती हैं। कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 1-2 दिन रहकर ही आऊंगी। गौरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो, हर समय घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो, तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई, कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो, मेरा दिल उदास हो जाता है तुमसे मिलने को। अच्छा माँ, मुझे और जग्गू को कुछ खाने के लिए दे दो। गौरी, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं अपना दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ, अब मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूँ दाना? अच्छा बेटी, अगर तू आ ही गई है तो मैं देख कर आती हूँ दाना। गौरी कवि अपनी माँ से मिलने काम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए आती थी। गौरी कवि जाते जाते पक्षियों में फसाद डालकर जाती थी। जग्गू बेटा, जाओ बाहर खेलने, ये पूरा जंगल हमारा ही है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना, देखना मैं उसके पंख तोड़ दूंगी। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने किसी के घोंसले में अंडा दिखाई दे रहा है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ये कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है और जैसे ही वो अंडा खाने लगता है तो वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से बाज नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती जग्गू कौवे के 2-3 चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा, अरे क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। किस मोटी चोंच वाली हरियाली तोती की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे? देखना अब मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ। अरे बेटी, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? ये किसी दिन तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा माँ, मैं इसे समझा दूंगी। गौरी कवि ऐसे ही अपनी माँ से कह देती है, मगर अंदर तो गौरी कवि के आग लगी हुई थी। जिस तरह इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी बदला इसके अंडे से ही लूंगी। फिर गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे जग्गू ने बताया था कि उसने आपके अंडे के साथ शरारत की है। हरियाली बहन, मैंने जग्गू को खूब डांटा है। जग्गू अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और हरियाली तोती भी हैरान हो जाती है कि अचानक से गौरी में ये तब्दीली कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती अपने लिए दाना लेने चली जाती है और गौरी कवि, जो हरियाली तोती के जाने का इंतजार कर रही थी, वो घोंसले में जाती है। गौरी कवि अंडा उठाकर वहाँ से ले जाती है
वो अंडे को जाकर जंगल में फेंक देती है, मगर अंडा नीचे पड़ी सूखी घास पर गिरता है, टूटने से बच जाता है। दूसरी ओर जब हरियाली तोती अपने घोंसले में आती है तो अंडा ना देखकर रोने लगती है। अरे मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हरियाली तोती के रोने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं। क्या हुआ हरियाली बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर हरियाली तोती सारी बात बताती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जंगल के सभी पक्षी हरियाली तोती को हौसला देते हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, कालू हमारा इंतजार कर रहा होगा। गौरी की माँ भी बहुत हैरान थी कि गौरी इतनी जल्दी क्यों जा रही है। फिर गौरी कवि और जग्गू कौवा वापस चले जाते हैं। कबूतर भैया, सूखा घास कहाँ से मिलेगा? मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। चिड़िया, जहाँ गौरी कवि की माँ का जंगल शुरू होता है तुम्हें वहाँ सूखा घास मिल जाएगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं वो घास ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सूखा घास उठाने लगती है तो उसे वहाँ अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया होगा? रानू चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अंडा हमारे जंगल के पक्षियों का है या पास के जंगल के पक्षियों का। हाँ, मुझे इंतजार करना होगा जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता। फिर ही मुझे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। 2 दिन गुजर जाते हैं, अंडा टूट जाता है, अंडे में से तोती का बच्चा बाहर आता है। तभी गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि तोती के बच्चे को देखकर हैरान थी। चिड़िया, ये तोते का बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ गौरी बहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि किसी ने अपना अंडा क्यों फेंका होगा। रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। गौरी कवि बहुत हैरान थी कि कैसे ये अंडा टूटने से बच गया। चिड़िया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अंडे की रक्षा की। गौरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता है कि किसी ने कोई शरारत ना की हो। अगर ऐसा है तो इस अंडे की माँ तो तड़प रही होगी। चिड़िया, भला ऐसी शरारत कौन करेगा? तुम नहीं जानती आजकल की माँओं को आजाद रहना चाहती हैं। गौरी, कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी की शरारत है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अब गौरी कवि के दिमाग में कोई नई शैतानी आ रही थी। अगर ये छोटा मिठू बच ही गया है तो क्यों ना नया खेल खेलूं। मुझे तो ये रानू चिड़िया भी जरा नहीं अच्छी लगती, इससे भी बहुत से हिसाब बराबर करने हैं। गौरी कवि कुछ सोचती है और कालू कवि के पास जाती है। पति जी, मैंने आज अपनी माँ से मिलने जाना है। गौरी, तुम 3 दिन पहले ही तो गई थी। तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, उस पर इतना बोझ ना डाला करो। कालू, मैंने तुम्हें बताया है, तुमसे पूछा नहीं। और हाँ, चक्कू का ध्यान रखना, मैं अकेली ही जा रही हूँ। फिर गौरी कवि जल्दी में वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। तोती बहन, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या गौरी, कौन सी बात? तोती बहन, क्या तुम्हें तुम्हारे अंडे के बारे में पता चला कि उसे कौन चुरा कर ले गया है? नहीं गौरी बहन, भला ऐसी बातों का भी पता चलता है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे अंडे का मुझे पता है और उसमें से बच्चा भी निकल आया है। गौरी, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे जल्दी से मेरे बच्चे के पास ले चलो। फिर गौरी कवि मम्मा तोती को अपने साथ ले जाती है और वहाँ जाकर सभी पक्षियों को इकट्ठा कर रानू चिड़िया के घर जाती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो? वैसे अच्छा ही हुआ, मैंने भी आप सबको आज इकट्ठा करना था। मैंने कुछ बताना था आप सबको। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? शक्ल से तुम बहुत मासूम लग रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी ममता पर जरा भी दया ना आई। तोती बहन, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे तो ये अंडा सूखी घास पर से मिला है। चिड़िया, अगर तुम्हें अंडा मिला था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कबूतर भैया, मैं ये पहले देखना चाहती थी कि ये अंडा किस पक्षी का है, और आज ही मैंने आप सब पक्षियों को बताना था ताकि हम सब मिलकर इसकी माँ को ढूंढ सकें। चिड़िया, अब ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। मुझे तो लगता है तुमसे अब जंगल के पक्षियों के अंडे भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये मेरा अंडा है, मुझे वापस कर दो। मम्मा, आपने तो हरियाली आंटी का अंडा तोड़ दिया था, फिर ये बच कैसे गया? फिर सभी पक्षी गौरी कवि को देखने लगते हैं और
गौरी कवि को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानू चिड़िया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वो हरियाली तोती का बच्चा उसे दे देती है और मामा तोती अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने जंगल ले जाती है। जंगल में घने बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से गौरी कवि और कालू कवि का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालूपति जी, घोंसला तो टूट गया और बारिश भी होने वाली है। बताओ अब हम बारिशों के दिन कहाँ गुजारेंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो। दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं, इससे पहले के बारिश में भीग जाएं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि चिड़िया के जंगल जाने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुँच जाते हैं और थक जाते हैं। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर कालू कौवे को मीनू मौसी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाकर मीनू मौसी को धक्का देता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बेशरम दुष्ट कौवा, मेरा दाना लेकर भाग गया। गौरी, मैं छीन लाया उस मौसी से दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो सारा दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की ओर उड़ते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से रानू चिड़िया के घर का पूछता है। वो सामने बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर वो दोनों कौवा कवि चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है। बताइए आंटी, आपको किससे मिलना है? दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं किससे मिलना है। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के जानने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं अंकल, जो भी हो जाए, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया हमें घर नहीं जाने देगी। अब तो हमें रानू चिड़िया का इंतजार ही करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी देना है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। कालू कवि, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा घर भी बहुत छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि और कालू कवि को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितना कहा इसे। हाँ गौरी, मैंने खुद ही मना किया है इसको, क्योंकि सुना है जंगल में एक चील फिर रही है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो पहले चील से पूछना होगा। गौरी कवि और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम मीठे फल खा सकते हैं? हाँ कवि और कवि, ये पेड़ मेरा है, तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों कौवे एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था, क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता ना करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ ले ही आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवे ठीक नहीं लगे। देखा नहीं आपने, ये कैसी लालच वाली बातें कर रहे थे।
गुड़िया बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 2 दिन रहकर चला जाएगा। फिर कौवा और कवि वहाँ आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए बड़ा मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ रानो, जैसे ही हमारा घर बनेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कवि झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कौवा और कवि एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। कालू, ये नया जंगल है, कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील के लिए कोई मांस न लेकर गए तो वो हमें मीठे फल नहीं देगी। गोरी, चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर उसे पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी पड़ी है, वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रही है। रानो बहन कहकर पुकार रही थी। कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करना होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गोरी कवि चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई कालू चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी तो वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। ये वही कौवा है जो मेरा दाना भी लेकर भाग गया था। ये मौसी तो झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी कभी झूठ नहीं बोलती। चलो रानो, घर वापस चलते हैं। मीनू मौसी रानो चिड़िया को रास्ते में ही वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कवि चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ, कालू न जाने कहाँ रह गया है। गोरी, अगर तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू को फल। ऐसा कहते हुए भूखी चील गोरी कवि पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे बुरे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है, आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिट्ठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता, मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर आप कहा तो मैं बहुत मानूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिट्ठू को जग्गू पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने मम्मा और पापा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए, वो छोटा होकर मुझे मोटी चोंच वाला क्यों कह रहा है? मम्मा, मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा है। मम्मा। मेरा बेटा जग्गू, चुप कर जा। किसने मारा है मेरे बेटे को? मम्मा, उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या? उस मोटे चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को पंख लगाए? तुम चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे बेटे को। हाँ बाबा, उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ मारा वहाँ मारा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। मिट्ठू जी, आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चले। फिर हरी तोती अपने पति को घर ले जाती है। खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू कौवा मिट्ठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे,
आप बैठे रहे। ऐसे तो वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्टू हरियाली की एक बात भी नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बड़ी बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। रानू चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया, उस मिट्ठू को मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने उसकी जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, अब मुझे डर लग रहा है, वो सब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, मगर तुमने तो उसकी जान ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं मिट्ठू की जान लेता। बाबा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए तो मिट्ठू अंकल ने मुझे मारा था। कालू, कालू, अब हम इस रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? कालू, तुम्हारे मामा जी के पास चले जाते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो सब पक्षी हमें मार देंगे। फिर आधी रात कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन चुप कर जाए, सब बहुत गुस्से में हैं। चील, बुलबुल और कबूतर सब ने कहा है कि वो उन कौवों को नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ भी कर ले, मेरा पति लौट कर तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका था। हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, आप कुछ दिन हमें अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू से लड़ाई हो गई थी कालू की। कालू ने गुस्से में आकर डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि वो सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप सब जाएं यहाँ से। मैं अपने घर में आप सबको 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूँगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं। मैं उन्हें पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब पक्षी घने जंगल में देखो। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। कालू, मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम उसके पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है, ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी है और तुम सब मेरे पास आ गए हो। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। भाई, वो सब हमें मार देंगे। मैं अपने जग्गू को मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। किसी की जान लेने से पहले तुम्हें जरा भी दया न आई। आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर में रखने के लिए तैयार ना था। वो भटकते रहते हैं और कई दिन छुप छुप कर गुजार देते हैं। रात के अंधेरे में वो परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा था। कालू जी, जिंदगी में कितना सुकून था, घर था, भोजन था और खुशियाँ भी थी और जंगल के सभी पक्षी हमसे डरते भी थे। कोई है? छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो सब झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर वो सब पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। अब हम नहीं बचेंगे, एक न एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का वो परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, जग्गू उठो, जग्गू मेरे बेटा उठो। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। गोरिका भी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब तो कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था।
गोरी पागल हो जाती है और वो सारा सारा दिन धूप में बैठी रहती है। वो तो बस एक जिंदा लाश थी। हरियाली को तो ऊपर वाले ने अंडा भी दे दिया था। वो अपने अंडे की खातिर फिर से जीना सीख रही थी, मगर गोरी की जिंदगी में तो अब कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में चारों दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। रानू चिड़िया ने 5 तक गिनती की। कबूतर झाड़ियों के पीछे, हरियाली तोती पेड़ के पीछे और मिठू तोता पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोस्तों, मैं अब आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक काली कौवी उड़ती हुई नजर आई। कौवी की जैसे ही चिड़िया से नजर मिली तो वो डर गई। अरे चिड़िया, तुमने मुझे क्यों देखा मुझे? अरे फिर क्या हुआ? अगर देख लिया, तुम कोई ताजमहल थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखने का टिकट लगेगा। तभी छुपे हुए सभी पक्षियों ने भी काली कौवी को देखा। तभी मिठू तोता जिस पेड़ पर बैठा था वो डाली टूटी और नीचे आकर हरियाली तोती पर गिर गई। हाय, मैं मर गया। कबूतर जिन झाड़ियों के पीछे छुपा था वहाँ एक चूहा आया जिसने कबूतर की पूंछ काट ली। हाय रे, मैं तो मर गया। कबूतर हड़बड़ी में वहाँ से भागा और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक घोंसला सीधा रानू चिड़िया पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? कोई हटाओ इसे। फिर वो सब रानू चिड़िया के पास आए। अरे ये सब क्या था? हमारे साथ एक साथ तो कभी ऐसे हादसे नहीं हुए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कौवी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोरी कौवी है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है। चलो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं और बाकी पक्षियों से भी मिलवाते हैं। ये चारों दोस्त अब गोरी कौवी को अपने साथ ले जाते और जंगल में सब पक्षियों से मिलवाते। गोरी कौवी सब पक्षियों से घुल मिल गई। अगली सुबह चारों दोस्त फिर से गोरी कौवी के पास पहुँचे। आओ गोरी बहन, चलो खेलने चलते हैं। ना बाबा ना, दोपहर होने वाली है। दोपहर में मैं नहीं खेलती। गोरी बहन, यहाँ कौन सा कोई शिकारी आ जाएगा। चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। फिर सभी दोस्त गोरी कौवी को साथ लेकर उल्लू के पास पहुँचे। चलो उल्लू दोस्त, आज खेलने चले। तुम कल भी हमारे साथ नहीं खेले। हाँ, आज तो मैं जरूर खेलूंगा। तभी उल्लू की नजर गोरी कौवी पर पड़ी। अरे, ये कौवी कौन है? उल्लू की नजर जैसे ही गोरी कौवी पर पड़ी, अब गोरी कौवी जिसके भी सामने जाती उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता। अब इन चारों दोस्तों को भी ये बात अजीब लगने लगी और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उसी शाम चील महारानी ने गोरी कौवी और उसके दोस्तों को बुलाया। गोरी कौवी, जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी तुम्हें देखता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ महारानी, ये सच है। अगर दोपहर के टाइम कोई भी मेरे पास आता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मैं सच में एक मनहूस कवि हूँ, इसीलिए तो पिछले जंगल से भी मुझे निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? ऐसा ना कहो, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम्हारी दोस्त के कारण मेरे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा गोरी कौवी। ये सुनकर गोरी कौवी का मुंह उतर गया और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, मगर महारानी के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे। चील महारानी, दोपहर तो निकल गई है, आज आप गोरी कौवी को यहाँ रहने दे। ठीक है रानू चिड़िया, मगर कल दोपहर होने से पहले इसे यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास के जंगल में रहने वाली चील को गीत ने सूचना दी। सुना है चील महारानी अकेली है, उसका भाई साथ वाले जंगल में गया है, उसको मार गिराने का यही मौका है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही चील महारानी को मारकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा। सारी रात गोरी कौवी और उसके दोस्त सब मिलकर बातें करते रहे।
अगली सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से महारानी के पास पहुँचे। दोस्तों, मुझे तुम सबसे विदा ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मुझ जैसा मनहूस शक्ल का पक्षी फिर तुम्हें कभी देखने को ना मिले। ऐसा मत कहो गोरी बहन। चलो गोरी कवि, दोपहर शुरू होने वाली है। इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो, तुम यहाँ से चली जाओ। गोरी कवि पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने लगी। गोरी कवि अब पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। तभी गिद्ध और साथ वाले जंगल का जालिम चील आते हुए नजर आए। अरे, ये जालिम चील यहाँ क्यों आ रही है? चील महारानी, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हम दोनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन दोनों की नजर गोरी कवि पर पड़ी। अरे ओ काली कवि, कहाँ चली आ रही हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उल्टे कदम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो मधुमक्खियाँ उन दोनों को काटने लगी। हाय ओए, मारे गए। हाँ उस्ताद, मारे गए। भागो यहाँ से। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इसी दौरान दोपहर भी ढल गई थी। गोरी कवि, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलती हूँ। नहीं गोरी, हम तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, इसे रोकिए। हाँ गोरी कवि, तुमने हम सबकी जान बचाई है। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, और जो मेरी मनहूस शक्ल से आप पर जो आफत आएंगी, उनसे कैसे बचोगे? महारानी चील ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं। तुम दोपहर के समय उसी गुफा में आराम करना और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ रहना। ये सुनकर वो चारों दोस्त खुशी से हंसने लगे। बहुत भूख लगी है। 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला, मैं तो मर जाऊंगी। तभी गोरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है, जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गोरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था। हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था। सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे। वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरी मदद करो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे। जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है। जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते। हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा ना उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? रानू चिड़िया ऐसा सोचती है। आज चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये एक जादुई शीशा दे रही हूँ।
तुम इस शीशे से जंगल में मौजूद हर भोजन देख सकती हो। बेटी, जैसे ही तुम शीशे के सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझे बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तो वो भोजन तुम्हारे सामने दिखाई देने लगेगा। तुम ऐसे ही पक्षियों की मदद करती रहना। तभी रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था, काश कि ये सपना सच होता। रानू चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मगर अचानक रानू चिड़िया की नजर सामने पड़े हुए एक शीशे पर जाती है। वो शीशा पहले से रानू चिड़िया के घर में ना था। ये कैसा चमत्कार है, ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें शीशे के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा भोजन कहाँ मिलेगा। फिर रानू चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है, शीशे शीशे मुझे बता तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, घने पेड़ों के पास एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर जाए, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी के पास जाएं, आपको वहाँ से सरसों के बीज मिल जाएंगे। चिड़िया, अब मेरा भी भोजन देख दो। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं आपका भोजन भी देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि का भोजन भी देखती है। गौरी बहन, आप पहाड़ों की ओर जाएं, वहाँ से आपको चावल मिलेंगे, मगर हाँ, ज्यादा लालच न करना, बस आज के लिए ही लाना, कल की चिंता न करना। कल से हम फिर से शीशे में देखकर अपना भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, भला मुझे क्या जरूरत है लालच की, इतना थोड़ा है, भूख से मर रही थी, अब खाने को कुछ मिल गया है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब कोई भी पक्षी भूखा ना सोता था। जंगल में सबसे बड़ी मैं, ताकतवर मैं, और ये शक्ति भी आई तो रानू चिड़िया के पास। अगर वो शीशा मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आए। सब पक्षी मेरी गुलामी करेंगे, सब पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे दाना लेने के लिए। वो चिड़िया तो पागल है जो मुफ्त में सब कुछ बांट रही है। गौरी कवि के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। गौरी कवि से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रानू चिड़िया से शीशा छीनने का उपाय सोचने लगी। हाँ चिड़िया, अब देखना मजा आएगा। फिर गौरी कवि कुछ सोचते हुए रानू चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं मर रही हूँ भूख से। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरा भोजन मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं अभी बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया शीशे के सामने मंत्र पढ़ती है, शीशे शीशे मुझे बता गौरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। गौरी बहन, नदी के पास एक झाड़ी है, वहाँ पर एक आलू का पौधा है, आप जाकर वहाँ से वो आलू खा लें। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जाती हूँ। गौरी कवि नाटक करती है और गिर जाती है। चिड़िया, मुझसे उड़ नहीं हो रहा, भूख के कारण मैं मर रही हूँ। चिड़िया, मेरा पेट खाली है और दर्द हो रहा है बहुत। गौरी बहन, मैं ले आती हूँ वो आलू आपके लिए, आप मेरा इंतजार करना। मैं यूं गई और यूं आई। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है। फिर गौरी कवि वो शीशा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वापस आती है तो वो गौरी कवि को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गौरी कहाँ गई, इससे तो उड़ नहीं हो रहा था। और जैसे ही रानू चिड़िया के सामने नजर पड़ती है तो वो जादुई शीशा गायब था। ये सब गौरी कवि का काम है, वो मेरा जादुई शीशा चुराकर भाग गई। फिर रानू चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और उन्हें गौरी कवि की सारी बात बताती है। ये गौरी कवि हमेशा कोई ना कोई शैतानी ही करती है। चिड़िया बहन, गौरी कवि अपने घर ही गई होगी। हाँ चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम उसके घर जाते हैं और अपना शीशा वापस लेकर आते हैं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया गौरी कवि के घर चले जाते हैं। मिठू भैया, गौरी तो यहाँ नहीं है। चिड़िया, वो कवि बहुत दुष्ट है, उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वो घर नहीं आई होगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता गौरी कवि को पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, मगर गौरी कवि इन्हें कहीं भी नहीं मिलती और वो थक जाते हैं। चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है, कितना अच्छा जीवन चल रहा था,
भोजन की भी कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस दुष्ट कवि की वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रात हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ, अंधेरे में मुझे भला कौन देखेगा। फिर गौरी कवि जो पहाड़ों में छुप गई थी वो अपने घर चली जाती है। देखना अब बहुत मजा आएगा, पक्षियों को दाना बताने के लिए मैं उनसे काम कराया करूँगी। देखना अब जंगल के सभी पक्षी मेरी गुलामी करेंगे। एक बार मंत्र पढ़कर आजमा लेती हूँ, क्या मुझे मंत्र याद भी है कि नहीं। शीशे शीशे मुझे बता, गौरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। लेकिन गौरी कवि ये देखकर डर जाती है। उसे शीशे में एक पेड़ पर अपने सर लटकते हुए दिखाई देते हैं। गौरी कवि बहुत डर जाती है। गौरी कवि डर के मारे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। ये शीशा मुझे डरा क्यों रहा है? शायद मेरे काम अच्छे नहीं, इसलिए ये शीशा मुझे डरा रहा होगा। गौरी कवि सो जाती है। वो जैसे ही सोती है उसे सपने में भी फिर से वही दिखाई देता है। गौरी कवि सारी रात ऐसे ही डरती रहती है। सुबह गौरी कवि को बहुत तेज बुखार था, वो सारी रात सो नहीं पाई थी। चिड़िया जल्दी करो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि गौरी कवि अपने घोंसले में ही सोई हुई है। हाँ मिठू भैया जल्दी चलो, कहीं वो गौरी फिर से भाग ना जाए। फिर वो दोनों गौरी कवि की तरफ जाते हैं। दुष्ट काली कवि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या चिड़िया ने तुम्हें भोजन का नहीं बताया था? फिर क्यों तुमने ऐसी शैतानी की? गौरी, तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी कल से भूखे हैं। चिड़िया बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जादुई शीशा कम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। तेज बारिश में मिठू तोता अपने टूटे हुए घोंसले में बैठा हुआ था। मैंने अपना अमरूद घोंसले में छुपा दिया है, अब किसी चोर को मेरा अमरूद नहीं मिलेगा। फिर मिठू तोता दाना ढूंढने जंगल में चला जाता है। गौरी कवि की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपना सर ऊपर करके सूंघने लगती है। खुशबू उस साइड से आ रही है, मैं खुशबू के पीछे जा जाकर भोजन ढूंढ ही लूंगी। गौरी कवि फिर से उड़ती है। वो खुशबू के पीछे पीछे मिठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहाँ भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा मीठा मीठा अमरूद, मोटी चोंच वाले, तो जहाँ भी इसे छुपा कर रखे मैं इसे ढूंढ ही लूंगी। गौरी कवि वो अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि वो अमरूद अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रखती है। ये कालू न जाने अब कहाँ चला गया है, मैं अपने पति को ढूंढ कर आती हूँ, फिर हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद। गौरी कवि अपने घर से निकलती है। अब बारिश भी थम चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। लाल सुनहरी मीठा अमरूद, ये किसका है? काश ये मेरा होता, काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? लाल पीला मीठा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा ये सुनकर फौरन उठ जाता है। मेरा सपना सच हो गया, मैं खाऊंगा मीठा अमरूद, मैं खाऊंगा। कालू कौवा गौरी के साथ घर जाता है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो हर रोज मेरा अमरूद चोरी करता है। पेट में दर्द हो उसके जिसने भी मेरा अमरूद चोरी किया है। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठकर ऐसे रो रहा था। मिठू तोते को रोता हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। क्या हुआ मिठू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मेरा अमरूद किसी ने चुरा लिया है। मिठू, तुम्हारा अमरूद भला कौन चुरा सकता है? पता नहीं कबूतर, मैंने चोर को नहीं देखा। मिठू, अब जब भी तुम दाना लेने जाओ तो अपना भोजन घोंसले में ना छुपाना, क्योंकि चोर ने तुम्हारा घोंसला देख लिया है, वो फिर से आएगा। रानू चिड़िया तुम्हारे पास रहती है, तुम उसे जाकर दे आया करो, वो संभाल कर रख लेगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और मिठू तोता भी भोजन की खोज में निकल जाता है। मिठू तोते को किसान के खेत में अमरूद का पेड़ मिल जाता है। वो पेट भरकर अमरूद खाता है और कुछ अमरूद अपने साथ ले आता है। रात को मिठू तोता वो अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर लेट जाता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे?
गोरी, तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम तो भोजन की खुशबू सूंघ लेती हो और भोजन चोरी कर लेती हो, मगर मुझे ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे वो चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानू चिड़िया के पास जाता है। मिठू तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही आ गए, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद अपने घर में छुपा ले, कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चोरी कर लेता है। मिठू भैया, मेरे दरवाजे की कुंडी भी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। रानू बहन, ये अमरूद आपके घर में मेरे घोंसले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। अरे, आज तो भोजन की खुशबू और दिशा से आ रही है, मगर मिठू का घोंसला तो इस दिशा में है। फिर गौरी कभी खुशबू की दिशा में जाती है। क्या अब ये छोटी चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है? छोटी चिड़िया तो जितने भी अमरूद खा ले, मगर बड़ी नहीं होने वाली। चिड़िया के घर का दरवाजा भी तो बंद है। गौरी कभी रानू चिड़िया के दरवाजे को धक्का देती है तो वो खुल जाता है और गौरी कभी सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई, कम वक्त दरवाजा तो खुला ही था, अभी पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गौरी कभी सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है। फिर वो दोनों अमरूद निकालकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम, चोरी करना है मेरा काम। जब रानू चिड़िया वापस लौटती है तो मिठू तोता रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला, आप मुझे अमरूद दे दें। हाँ मिठू भैया, आप मेरे साथ आ जाएं और अपने अमरूद ले लें। मिठू भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लेना और एक मैं खा लूँगा। जब रानू चिड़िया अलमारी खोलती है तो वहाँ एक भी अमरूद नहीं था। मिठू भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लूट गया, कोई चोर मेरा यहाँ से भी अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिठू भैया, धीरज रखिए, हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू भैया, ये लीजिए दाना और हमें कोई ऐसा फंदा दीजिए जिसमें फंसा हुआ चोर कभी निकल ना पाए। कोई हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, कोई ऐसा फंदा दो जिससे उसे नानी याद आ जाए। चिड़िया और मिठू, ये फंदा बहुत मजबूत है, अगर एक बार इसमें फंस गया चोर तो उसे नानी क्या दादी भी साथ में याद आएगी। फिर वो दोनों फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता वो फंदा अपने घोंसले में रख देता है और साथ में एक अमरूद भी रख देते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक बता रही है कहीं तो अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से जाकर वो पका हुआ अमरूद ले आओ, फिर पार्टी करेंगे दोनों मिलकर। गौरी कभी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो मिठू तोते के घोंसले में जाती है। मेरी मोटी चोंच वाले गंदे भाई, अगर तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। गौरी कभी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है तो फंदा खुल जाता है और गौरी कभी की पूंछ में फंस जाता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पूंछ। फिर मिठू तोता और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। फंस गई, काली कभी फंस गई, आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। फिर मिठू तोता अपनी तेज चोंच से गौरी कभी को मारने लगता है। गौरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। फिर भी गौरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। चिड़िया, तुम संतान के बिना कैसे रह रही हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी भी संतान हो? गौरी बहन, तुम्हें क्या पता कि मेरा दिल कितना तड़पता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हमारा इस पर कोई जोर नहीं। वैसे भी गौरी, सब पक्षियों के बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही तो हैं। रानो, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। चिड़िया, तुम अपनी बहन टीना की बेटी क्यों नहीं ले लेती?
वो अभी बहुत छोटी है, बड़ी होकर उसे कौन सा याद रहेगा कि कौन उसकी माँ है। लेकिन गोरी बहन, टीना नहीं मानेगी। भला कौन अपनी संतान किसी को देता है। चिड़िया, मगर तुम उसकी बहन हो, एक बार बात तो कर देखो। ये सुनकर रानू चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। चिड़िया, सोचती ही न रहना, अपनी बहन से बात भी कर लेना। ठीक है गोरी, पहले मुझे अपने पति से पूछना होगा। रानू चिड़िया अपने घर जाती है। टुन्नू जी, क्या आपका मन नहीं करता कि हमारी भी संतान हो? रानो, करता तो है, मगर हमारा इस पर कोई बस नहीं। शायद हमारे भाग्य में संतान ना हो, लेकिन रानो, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। टुन्नू जी, क्या हम मेरी बहन टीना की बेटी को गोद ले ले? टीना के तो 2 बच्चे हैं। रानो, क्या टीना मान जाएगी? सोच लो रानो, कोई कितना भी प्यार करे, मगर माँ जैसा प्यार नहीं कर सकता। टुन्नू जी, मैं करूँगी, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। रानो, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी बहन है, बात कर देख लो। अगली सुबह रानू चिड़िया दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाती है। रानू बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मेरा भी बहुत मन था कि मैं तुम्हें मिल लूं, मगर क्या करूं, गुड़िया भी बहुत छोटी है, इसलिए काफी समय से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। राजू कहाँ है टीना? राजू अपने पिता के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। राजू अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए वो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने चला जाता है। टीना बहन, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या मुझे इनकार तो नहीं करोगी? रानू बहन, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। टीना, अब मेरी ममता से और इंतजार नहीं होता। मेरा भी दिल करता है कि मैं माँ बनूं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बेटी गुड़िया दे दो। ये सुनकर रानू की बहन खामोश हो जाती है, क्योंकि रानू ने उसकी सबसे कीमती चीज जो मांग ली थी। टीना बहन, मुझे इनकार न करना। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो राजू है। सोचो मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं सारी सारी रात जागकर गुजारती हूँ, यही सोचकर कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता। टीना बहन, मैं गुड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँगी। हम दोनों बहनें हैं, गुड़िया आपके पास हो या मेरे पास, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस मेरी ममता को शांति मिल जाएगी। टीना चिड़िया रानू चिड़िया को कैसे इनकार कर सकती थी, क्योंकि उनकी माँ के मरने के बाद रानू चिड़िया ने ही टीना को पाला था। टीना भी रानू चिड़िया की खाली झोली देखकर बहुत दुखी थी। टीना चिड़िया अपना दिल बड़ा कर अपनी बेटी गुड़िया को रानू को दे देती है और रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल चली जाती है। गुड़िया को देखकर टुन्नू चिड़िया भी बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया रानू चिड़िया को अब माँ कहती थी और रानू चिड़िया भी हर समय गुड़िया के पीछे पीछे रहती। एक दिन ऐसा आता है कि रानू चिड़िया भी अंडा दे देती है। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया की खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। टुन्नू जी, ये सब मेरी गुड़िया की वजह से हुआ है। मेरी गुड़िया बहुत भाग्यशाली है। रानू चिड़िया ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। इन सब के बावजूद गुड़िया के प्यार के लिए कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो गुड़िया का और भी ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन टीना चिड़िया अपनी बहन और बेटी से मिलने आती है। टीना को जब रानू चिड़िया के अंडे का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। रानू बहन, अगर तुम कहो तो मैं गुड़िया को वापस ले जाऊं। अब तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। टीना बहन, ये बात आज कही है, दोबारा ना कहना। मैं गुड़िया के बिना एक पल नहीं रह सकती, चाहे मेरे कितने ही बच्चे क्यों ना हो। मुझे गुड़िया सबसे प्यारी है। रानू चिड़िया की बातें सुनकर टीना चिड़िया को तसल्ली हो जाती है कि रानू चिड़िया अब भी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। फिर गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये देखो आपकी मौसी आई है। टीना चिड़िया गुड़िया को प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरी मौसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आप जैसी। गुड़िया बेटी, मौसी भी माँ जैसी होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानू चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी बेटी बाहर आती है। गोरी कवि उन चिड़ियाओं के परिवार को खुश देखकर चल रही थी। कालू जी, ये चिड़िया ना जाने अपने आप को क्या समझती है। क्यों गोरी, क्या हुआ? वो चिड़िया बहुत दिखावा करती है, कहती है मुझे गुड़िया से बहुत प्यार है। भला ऐसे कैसे हो सकता है, वो अपनी बेटी से ज्यादा किसी और की बेटी से प्यार करे। गोरी, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? और हाँ गोरी, रानू को अपनी बहन से बेटी लेने का मशवरा भी तुमने ही दिया था। कालू,
मैंने तो ये मशवरा इसलिए दिया था कि रानो जाएगी अपनी बहन के पास और उसकी बहन उसे बेइज्जत करके निकालेगी। मुझे क्या पता था कि सारा खेल उल्टा ही हो जाएगा। तो गौरी, अब तुम्हें क्या इतराज है अगर वो गुड़िया से ज्यादा प्यार करती है तो? कालू, ये तुम नहीं समझ सकते। हाँ गौरी, सच ही कहा, मैं तुम्हें सच में नहीं समझ सकता। अगली सुबह गौरी कवि सीधा गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं अपनी मम्मा के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। मेरे पापा तो मम्मा के लिए दाना ले आते हैं, मगर आज वो दूसरे जंगल गए हुए हैं और मम्मा हमारी छोटी बहना के पास है। हाँ गुड़िया, अब तो ऐसा ही होगा। चिड़िया रहेगी अपनी बेटी के पास और तुम्हें भेजेगी दाना लेने। नहीं गौरी आंटी, मम्मा तो खुद आ रही थी, मैंने ही उन्हें मना किया। गुड़िया, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। कौन सा राज आंटी? पहले मुझसे वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। आंटी आप बताए तो सही। गुड़िया बेटी, रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। गौरी आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? गुड़िया, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ तो वो टीना चिड़िया है जो उस दिन तुमसे मिलने आई थी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाओ पूछ लो अपनी रानो मम्मा से। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? गुड़िया बहुत परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मामा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच बताएंगी? क्या बात है गुड़िया बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो। माँ, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना? गुड़िया बेटी, ये आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, आप मुझे सच बताएं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया रोती हुई सीधा गौरी कवि के पास जाती है। गौरी आंटी, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी छोड़कर आती हूँ। दूसरी ओर रानो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने पति के आने का इंतजार नहीं करती और अपनी छोटी बेटी को छोड़कर वो गुड़िया को ढूंढने चली जाती है। पता नहीं गुड़िया कहाँ चली गई, शायद वो टीना के पास गई होगी। रानो चिड़िया तुरंत अपनी बहन के पास जाती है। रानो चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के पास छोड़ आई थी। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ, तुम्हारी मम्मा नहीं आई? मेरी मम्मा तो आप हैं, आपने मुझे क्यों किसी और को दिया? गुड़िया बेटी, मैंने पैदा तुम्हें किया है, मगर जो ममता वाला प्यार रानो ने तुम्हें दिया है वो शायद मैं कभी नहीं दे सकती थी। गुड़िया बेटी, तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है? रानो की अपनी बेटी के बाद भी उसने तुम्हें बहुत चाहा। फिर गुड़िया सोचती है कि रानो ने उसे हमेशा बहुत प्यार किया है। गुड़िया बेटी, असल माँ वो होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से पालती है। सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। गुड़िया बहुत शर्मिंदा थी, तभी रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? सॉरी मम्मा, मैं भटक गई थी, आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, छोटी बहना घर पर ही है? हाँ गुड़िया बेटा। चलिए मम्मा, घर चलिए, कहीं बहना को कोई चील ना उठा कर ले। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता तीनों कंवारे दोस्त नदी पर बैठे हुए थे। तभी गौरी कवि अपनी सहेली रानो चिड़िया के साथ नदी पर आती है। कालू कौवे को गौरी कवि बहुत पसंद होती है। हाय, मौसम है सुहाना और ये सुंदरता। मौसम है सुहाना, लगता है किसी का इरादा है मार खाना। फिर गौरी कवि और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गौरी कवि की बात सुनकर दोनों दोस्त कालू कौवे पर हंसने लगते हैं। बहुत हो गई बेइज्जती, अब तो यही मेरी दुल्हन बनेगी। पर मैंने सुना है कि गौरी कवि की माँ बहुत गुस्से वाली है। वो गौरी कवि को अकेले कहीं नहीं जाने देती, इसीलिए उसकी सहेली चिड़िया उसके साथ जाती है। कोई बात नहीं टुन्नू, पहले मैं चिड़िया से दोस्ती करूँगा और फिर मैं गौरी कवि से प्यार करूँगा। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये हुई ना बात। अगले दिन जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो कालू कौवा कहता है, दोस्तों, गौरी की जो सहेली है वो हर रोज बेरी के पेड़ से फल लेने जाती है। अच्छा, कितने बजे जाती है? क्या वो अकेली जाती है या कोई उसके साथ होता है? अरे टुन्नू, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तेरा दिल चिड़िया पर तो नहीं आ गया? वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। कालू कौवे की नजर रानो चिड़िया पर जाती है। वो तीनों दोस्त रानो चिड़िया को रोक लेते हैं। क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको?
वो क्या है ना, मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी सहेली गौरी पर आ गया है। अच्छा, तो कालू कौवे को प्यार हो गया है? हाँ चिड़िया, प्यार है ही ऐसी चीज। अब इस टुन्नू चिड़े को ही देख लो, इसे भी किसी से प्यार हो गया है। चुप कर जा मिठू, हम यहाँ कालू की बात करने आए हैं, तो कालू की बात ही करने दो। ठीक है टुन्नू, वो क्या है चिड़िया कि मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी दोस्त गौरी कवि पर आ गया है और ये तुम्हारी दोस्त को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। इसलिए चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, क्या वो भी मुझे चाहती है? कालू, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी सहेली का दिल भी तुम पर आ गया है। क्या सच? मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? वो गौरी कवि की माँ गौरी की शादी अमीर घर में करना चाहती है। वो तुम जैसे मामूली कवि से गौरी की शादी नहीं करेगी। मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेरा मतलब है मेरे पास ये दो कीमती दोस्त हैं, तो हुआ ना मैं भी बहुत अमीर। कालू कवि, आप बहुत भोले हो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को देखता ही रहता है। लगता है मेरी दो भाभियाँ आने वाली है। अगले दिन गौरी कवि जंगल के ढाबे में एक भूरे कौवे के साथ बैठी होती है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता भी वहाँ आते हैं। ये मेरी गौरी के साथ कौन सा कौवा बैठा हुआ है? लगता है कालू, ये वही अमीर कौवा है जो उसकी माँ ने गौरी के लिए पसंद किया है। गौरी जी, मुझे जरा जाना होगा, मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। कालू कौवा एक गुलाब उठाकर गौरी कवि से पूछता है, सुंदर गौरी कवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर गौरी कवि हाँ कर देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ ने अमीर भूरे कौवे को मेरे लिए पसंद किया है। तुम चिंता नहीं करो, तुम बस मेरी ही पत्नी बनोगी। कालू जी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है और अगले दिन गौरी कवि के घर एक नौकर बनकर जाता है। कौन हो तुम? माँ जी, जंगल से पता चला है कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मेरा नाम कालू कौवा है। अच्छा कालू, खाना बनाना जानते हो? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ आता है मुझे बनाना। उस दिन के बाद गौरी कवि की माँ कालू कवि को काम पर रख लेती है। मौका मिलते ही गौरी कवि और कालू कौवा मिलते और प्यार भरी बातें करते। सुनो नौकर, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, खाना अच्छा ही बनाना। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के होने वाला पति और उसके माता पिता आ जाते हैं और शादी की बात तय हो जाती है। अगले दिन, कालू जी, अब क्या होगा? गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो बैठे हुए थे कि उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे भूरा कौवा और नीली कवि बैठे दिखाई देते हैं। वो ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो वही कौवा है जिससे हमारी भाभी की शादी तय हुई है। हाँ मिठू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसकी शादी किसी और से तय हो गई है और ये यहाँ नीली कवि से मिल रहा है। इसका तो भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा गौरी कवि के पास जाता है और सारी बात गौरी कवि को बता देता है। उन दोनों को एक साथ बैठे गौरी कवि की माँ उन्हें देख लेती है। नौकर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास बैठने की? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी, वो भी तुम जैसे नौकर से? निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बेटी के करीब न आना। वो कालू कवि को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है और अगले ही दिन गौरी कवि की शादी करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन जब गौरी कवि और भूरे कवि की शादी होने लगती है तो कालू कौवा वहाँ आता है। माँ जी, ये शादी रोक दीजिए, वरना आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम फिर यहाँ आ गए। अगर अब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप मेरी बात तो सुने।
फिर कालू कौवे के दोस्त टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता नीली कौवी और उसके बच्चों को साथ ले आते हैं। भूरा कौवा ये देखकर डर जाता है। रुक जाओ, ये शादी रोक दो। भूरा कौवा पहले से ही शादीशुदा है और ये रही उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ये सब देखकर भूरा कौवा डर जाता है और गोरी कौवी की माँ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं गोरी कौवी की सुंदरता देखकर बहक गया था। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? माँ जी, मैं हूँ ना आपकी बेटी से शादी करने के लिए। मैं तैयार हूँ। तू तो तैयार है मगर मैं तैयार नहीं। मैं तुझ जैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। माँ जी, मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे पास मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा जैसे दो कीमती दोस्त हैं और मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर कालू कौवे की माँ भी मान जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। सुनिए जी, आपकी सहेली की तो शादी हो गई। आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? रानू चिड़िया मुस्कुराती है। छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गोरी, अब छोटे मिठू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू, जल्दी करो, चील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है जो सीधा जाकर गोरी कौवी के पाँव में लगता है। गोरी कौवी और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। गोरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गोरी कौवी को वहाँ छोड़कर पानी लेने चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी। उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कौवी को देखकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वापस अपने घर जाती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। नहीं गुड़िया बेटी, एक कौवी बहुत मुसीबत में है, मैं अभी उसकी मदद करने जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। रानू चिड़िया गोरी कौवी के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कौवी, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम घर जा सकती हो। रानू चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो गोरी कौवी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो। मैं घायल हूँ, भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? चिड़िया, आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया गोरी कौवी से कहती है, ठीक है कौवी, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं, जाते समय मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। अरे गोरी, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने की? कालू, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है। अब कालू, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। गोरी, मगर वो कैसे? कालू, बस तुम बेरी के पेड़ पर मेरा बैठकर इंतजार करना, मैं वहाँ रात को आऊंगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढती है तो वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कौवी की मदद न करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर वो घायल थी और दर्द में थी। रानू चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और गोरी कौवी के पास आती है। गोरी कौवी, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश और भी तेज होने वाली है। गोरी कौवी उड़ती है, वो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानू चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है, मगर रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो जिस कौवी की मदद कर रही है वो बहुत बुरी है।
मम्मा, ये कवि कौन है? गुड़िया बेटी, ये वही कवि है जिसके पाँव में चोट लगी थी। मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मम्मा, मगर आप तो कहती हैं कि कवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कवे बहुत बुरे होते हैं। मगर ये कवि घायल है और मुसीबत में है। गोरी कवि गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं बुरी कवि नहीं हूँ। मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ। मैं तो सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। रानू चिड़िया गोरी कवि को अच्छा भोजन देती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को नया घोंसला देती है और खुद अपनी बेटी के साथ पुराने घोंसले में सो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। आधी रात को गोरी कवि उठ जाती है। वो चुपके से गुड़िया को उठाकर वहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बुरी कवि आंटी, मुझे छोड़ दो। मगर गोरी कवि तेजी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है। ये गोरी की बच्ची खुद चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? तभी कालू कवि को गोरी कवि के उड़ने की आवाज आती है। आ गई, मेरी पत्नी आ गई। कालू जी, मैं अकेली नहीं आई। देखो देखो, मैं तो साथ में शिकार भी लाई हूँ। हाँ गोरी, अब हम ये छोटी चिड़िया चील को बेच देंगे और फिर जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, बारिश बहुत तेज है। थोड़ी देर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गोरी, वो देखो सामने एक पेड़ की खोखर। हम दोनों चलकर वहाँ बैठ जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। आंटी, गोरी आंटी, मुझे छोड़ दे। मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी। प्लीज आंटी, मुझे छोड़ दे। कोई बात नहीं गुड़िया, वो चील आंटी भी तुम्हें मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवा और कवि गुड़िया को पेड़ से बांधकर पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? और वो घायल कवि भी नहीं है। मैं धोखे में आ गई। वो काली कवि मेरी बेटी को उठा कर ले गई। रानू चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? कालू कौवा और गोरी कवि पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जैसे ही सांप की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों को जाकर डस लेता है। मर गया गोरी, मर गया। मुझे सांप ने डस लिया है। कालू, मुझे भी सांप ने डस लिया है। मुझे बचा लो कालू। तुम दोनों मरोगी और मेरा भोजन बनोगी। गुड़िया भी सामने ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सांप दोनों कौवों को मार देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम आधी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? कबूतर भैया, वो दुष्ट कौवे मेरी गुड़िया को उठा कर ले गए। मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया बहन, जब मैं आज भोजन लेने गया तो कालू कौवे को बेरी के पेड़ पर देखा था और जब मैं वापिस आ रहा था वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। चलो चिड़िया बहन, बेरी के पेड़ के पास चलकर देखते हैं। हो ना हो उन दोनों की ही साजिश होगी। फिर रानू चिड़िया और कबूतर दोनों बेरी के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा, जल्दी चलिए, यहाँ बहुत बड़ा सांप है जिसने दोनों कौवा और कवि को खा लिया है। फिर मामा चिड़िया और कबूतर दोनों गुड़िया को आजाद करते हैं और साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती